हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने कल मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और हम उससे कल आधा पार्ट था उसका, आज हम उसके अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो आधा पार्ट छोड़ दिया था वो आज हम करेंगे। आज हम बिंदुसार से पढ़ेंगे। ठीक है, बिंदुसार के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उसने क्या किया और कैसे किया। ठीक है, चलिए। तो बिंदुसार ने शासन कब से कब तक किया? 298 ईस्वी से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया बिंदुसार ने। ठीक है, बिंदुसार कौन था? पाटलिपुत्र का शासक था वो। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो बिंदुसार, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। जो किसके कहने पर काम करता था? उसके गुरु के कहने पे काम करता था। ठीक है, उसी से उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद जब वो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पुत्र होता है बिंदुसार, वो शासक बनता है। और वो कब से कब तक शासक करता है? 2098 ईस्वी से लेकर 2073 ईस्वी पूर्व तक वो शासन करता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र होता है बिंदुसार, 298 ईस्वी में शासक बन जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको अमित्रघात भी कहा जाता था। उसको अमित्रघात की उपाधि प्राप्त थी। किसको? बिंदुसार को। क्यों? क्योंकि वह अपने शत्रुओं का घात कर देता था, अपने शत्रुओं को मार देता था, इसलिए उसको अमित्रघात कहा जाने लगा। ठीक है, वायु पुराण में बिंदुसार का एक और नाम दिया गया है, भद्रसार। क्या नाम दिया गया है? भद्रसार। भद्रसार एक और नाम है बिंदुसार का। अमित्रघात और भद्रसार, ये दो नाम किसके हैं? उसके हैं, बिंदुसार के। ठीक है, ध्यान रखना। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। अपने पिता की तरह बिंदुसार ने भी अपने राज्य का विस्तार किया। कौटिल्य के कहने पर, जो उनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य, उनके ही कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 राजधानियों के राजाओं व आमात्यों का नाश किया। 6 राजधानियों के राजाओं व आमात्यों का नाश किया और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र के बीच की जो जगह थी, जो भूमि थी, उस पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। उसके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ और इन विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? राजकुमार अशोक को भेजा गया। जो कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। कौन? अशोक। ठीक है, तो हमने इससे क्या पता चला? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना। उसने भी अपने साम्राज्य को अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बहुत विस्तार किया अपने साम्राज्य का, और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र के बीच की सारी जो भूमि थी वो मौर्य साम्राज्य में मिला ली। ठीक है, और उसके जो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ और उन विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? बिंदुसार ने अपने पुत्र को भेजा, अशोक को, राजकुमार अशोक को उन विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और उन विद्रोह को दबाने में अशोक कामयाब भी हो गया। ठीक है, जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई, कब? बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 273 में जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है। ठीक है, अशोक के बारे में अब पढ़ते हैं। देखो, पहले मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। अशोक जो था, अशोक के पिता बिंदुसार ने 16 वो थी पत्नियां। उन 16 पत्नियों से उसके 101 पुत्र थे। किसके? बिंदुसार के। उनमें से ही एक पुत्र अशोक था। जब बिंदुसार बीमार हो गया था तो अशोक को उसकी बीमारी की खबर सुनकर पाटलिपुत्र आया था और उसको अपने भाइयों से राजा बनने के लिए, साम्राज्य
का शासक बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा अपने ही भाइयों से, और अंत में वह राजा बन गया। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना। अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? जब उसके पिता शासक थे तो उसे राज्यपाल बनाया था उज्जैन का। कहाँ का शासक बनाया था? उज्जैन का। जब बिंदुसार बीमार हो गया था, उनकी बीमारी की खबर सुनकर वह पाटलिपुत्र आया। बिंदुसार की 16 पत्नियों से 101 पुत्र थे। किसके? बिंदुसार के 101 पुत्र होने के कारण, इस कारण उत्तराधिकार के लिए अशोक को अपने भाइयों से ही संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्षों के बाद 269 में ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 469 में वह जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 4 वर्षों के बाद वह अपने पिता के शासन पर बैठता है। इस अवसर पर उसने देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की। जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था, उसी टाइम उसको देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये 2 नाम की उपाधियां धारण की। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है और देवानाम प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये डबल टाइप हो गया है, इसको छोड़ देना। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ तो शासक बन गया अशोक। अब आ जाते हैं कलिंग के युद्ध में। कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध अशोक के लाइफ में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कलिंग का युद्ध ही एक ऐसा युद्ध था जिसकी वजह से अशोक के जीवन को एक नया मोड़ मिला। देखिए कैसे। कलिंग का युद्ध एक ऐसा युद्ध था, देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, ऐसा युद्ध था जिसने अशोक के जीवन को बदल कर रख दिया। अशोक ने 261 में कलिंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना एक बहुत बड़ी विजय थी, क्योंकि कलिंग मगध साम्राज्य की प्रभुत्ता को चुनौती दे रहा था। जो कलिंग साम्राज्य था वो इनको बार बार चुनौती दे रहा था। इसलिए कलिंग युद्ध में इसलिए जब वो चुनौती दे रहा था तो अशोक ने भी उसकी चुनौती का जवाब देने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी। और इस युद्ध का क्या परिणाम निकला? कलिंग में जो युद्ध है में 1 लाख लोग मारे गए, 50,000 लोग बंदी बना लिए गए। इस युद्ध में 2,50,000 लोग घायल हुए। कलिंग के युद्ध में इतने हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के हृदय को स्पर्श किया, यानी छू लिया, उसको आघात पहुंचा। इसके कारण उसने युद्ध नीति छोड़ दी और बौद्ध बन गया। क्या बन गया? बौद्ध बन गया। ये एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में इतनी हिंसा हुई थी, इतने लोग मरे थे, इतने लोग घायल हुए थे और बंदी बनाए गए थे। इन घायल लोगों को देखकर, मार काट को देखकर, इतनी हिंसा को देखकर अशोक का मन बदल गया। उसने सोचा कि इससे क्या फायदा है इतनी हिंसा करने से। इस घटना ने उसको इतना आघात पहुंचाया कि उसने ये सब छोड़कर, हिंसा का रास्ता छोड़कर उसने भगवान का रास्ता अपनाया और क्या बन गया? बौद्ध बन गया। ठीक है, चलिए ये आ गया ना समझ में। चलिए अब हम इसकी बौद्ध धम्म की शिक्षाएं बताते हैं। देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था ये है, कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार, जो कल्हन की राजतरंगिणी बुक है उसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार सबसे पहले अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और श्रीनगर शहर की स्थापना की। सबसे पहले अशोक ने क्या किया? कश्मीर पर विजय प्राप्त की और श्रीनगर की स्थापना की। अब देखते हैं अशोक की धम्म शिक्षाएं। सद्गुरु व हिंसा का पालन करना। जब उसने कलिंग के युद्ध में हिंसा होते हुए देखी
तो उसका मन बहुत ही विचलित हो गया। उसने सोचा कि इससे क्या फ़ायदा है, आज हम किसी को मार रहे हैं, कल हमारे पुत्र किसी से लड़ेंगे और ऐसे ही ये पूरा वो लगातार चलता रहेगा जीवन पर्यंत। तो हासिल किसी को इस चीज़ से, हिंसा से कुछ नहीं होगा। तो उस कलिंग के युद्ध में इतना विशेष प्रभाव पड़ा अशोक पर, इतना प्रभाव पड़ा अशोक पर कि उसको बदलकर भगवान के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया। उसने बहुत सारी जो शिक्षाएं प्राप्त की और उसने अपने धर्म की शिक्षा में लिखा है कि सद्गुण व अहिंसा का पालन करना चाहिए, सद्गुणों व अहिंसा का पालन करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए व छोटों से प्रेम करना चाहिए, सच्चे रीति रिवाजों को मानना व कर्म के सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए। जो सच्चे रीति रिवाज है उनको ज़रूर मानो और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखना चाहिए, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दान देना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए यानी अपने अंदर के क्रोध को मारकर सहनशील बनना चाहिए और धर्म यात्राएं करनी चाहिए। ये सिद्धांत थे धर्म की शिक्षाओं के अशोक के। अभी आगे देखिए, धर्म प्रचार के उपाय भी दिए गए हैं, किस तरह से धर्म प्रचार करना किया था उन्होंने। धर्म यात्रा को प्रारंभ किया, धर्म की यात्राएं की, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उसने क्या किया, अशोक ने धर्म की यात्राएं की, धर्म उपदेश की व्यवस्था की, लोगों को उपदेश दिए, राजकीय पद अधिकारियों की नियुक्तियां की, अपने राज्य में जिस पद पर जो जिसको नियुक्त करना था उनकी नियुक्तियां की, धर्म महामात्रों की नियुक्तियां की, विदेश में धर्म प्रचारक भेजना, जैसे श्रीलंका में अपनी पुत्री संघमित्रा को व पुत्र महेंद्र को भेजा। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपनी पुत्री संघमित्रा व पुत्र महेंद्र को भेजा। ठीक है, दिव्य रूपों का प्रदर्शन करना, जन उपकार के कार्य करना जिससे लोगों के भलाई हो, ऐसे कार्य करना, लोगों की पीड़ा का संहार करना, धर्म उपदेशों को पत्थरों पर खुदवाना, यानी जैसे हमें आजकल अभिलेख मिलते हैं ना पत्थर पर खुदे हुए, ऐसे पत्थरों पर उन्होंने धर्म उपदेशों को खुदवाया। अब आ जाते हैं साम्राज्य का विस्तार। देखिए साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। यहाँ तो कलिंग का युद्ध भी लड़ लिया, अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया और अहिंसा को छोड़कर धर्म नीति पर भी चल गया, बौद्ध भी बन गया और उसने अपने धर्म की स्थापना भी कर ली और प्रचार भी कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, कहाँ कहाँ किया अशोक ने। देखिए अशोक के अनेक अभिलेखों पर उसके राज्य देश उत्कीर्णित करवाए गए। इन अभिलेखों के प्राप्त स्थलों के आधार पर उस राज्य के सीमा का पता चलता है। ये अभिलेख इस प्रकार है। 14 शिलालेख मिले हैं। इस अभिलेख क्या मिले हैं? 14 शिलालेख मिले हैं। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी पेशावर, शाहबाजगढ़ी जो पेशावर में है, मानसेहरा जो हजारा पाकिस्तान में है, कालसी उत्तर प्रदेश में है, धौली जागदा उड़ीसा में है, ईरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये 14 शिलालेख मिले हैं जिससे अशोक के अभिलेखों के बारे में पता चलता है, उसके राज्य के साम्राज्य की सीमा का पता चलता है। ठीक है, 7 स्तंभ लेख मिले हैं। कौन कौन से? टोपरा का अभिलेख जो हरियाणा में है, प्रयागराज लोरिया नंदनगढ़ जो बिहार में है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, सारनाथ रुम्मीनदेई तथा निगली वासागर जो नेपाल की तराई में है। स्तंभ लेखों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है, सबसे बड़ा है। इस फलक देखो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये स्तंभ सबसे शीर्ष सर्वोत्कृष्ट सबसे बड़ा है। ये जो स्तंभ है ये वाला सर्वोपरि है, ये सबसे बड़ा है।
इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सजाए हुए तथा चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं ये? चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चक्रवर्ती क्यों? क्योंकि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में कर रखा था, किया था, ठीक है, इसलिए उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। इनसे चारों दिशाओं में उसके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है, ठीक है। चलिए, लघु शिलालेख कहाँ कहाँ है? सहसराम जो बिहार में है, सहसराम में लघु शिलालेख मिले हैं जो बिहार में है। बैराट राजस्थान में मिले हैं। जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ ये इसमें अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। गुफालेख जो गुफाओं में लेख मिले हैं वो कौन कौन से हैं? ये संख्या में 3 हैं। कितने हैं? संख्या में 3 हैं। जो बिहार की बराबर नामक पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण मिले हैं, यानी गढ़े हुए मिले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। जैसे अशोक अपने साम्राज्य का एक उत्कृष्ट राजा था, एक शक्तिशाली और योद्धा राजा था, उस तरह उसके जो राजा हुए, राजकुमार हुए, उसके जो पुत्र हुए वो अयोग्य थे। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में मौत के घाट उतार दिया। बृहद्रथ के बाद साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। देखो अब कारण बता रही हूं मैं, नीचे ध्यान से सुनना कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। देखिए, अशोक के उत्तराधिकारी का दुर्बल होना, साम्राज्य की विशालता होना। देखो, एक तो अशोक का साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था, बहुत ही चारों दिशाओं में फैला हुआ था, लेकिन अशोक के बाद जो उसको संभालने वाले लोग थे, राजा थे, वो बहुत ही दुर्बल थे, अयोग्य थे। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने की शक्ति उनमें नहीं थी। ये भी एक बड़ा कारण था जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, ठीक है। प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार, जो उस प्रांतीय अधिकारी थे, जो अधिकारी थे उन्होंने साम्राज्य के लोगों पर बहुत ही अत्याचार करने शुरू कर दिए और विदेशी आक्रमण भी हुए। जब राजा दुर्बल थे और उन दुर्बल राजाओं को देखकर विदेशी शासकों ने अपनी नीति के साथ अपनी सेनाएं भेजकर बार बार आक्रमण करवाए। इससे भी साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। वित्तीय संकट का होना, जब शासन में कुशल राजा ही नहीं होगा तो वित्तीय सेवा कहाँ से मिलेगी, और जब वित्त नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी, आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी तो शासन कैसे चलेगा, ये भी एक बड़ा संकट था। उत्तराधिकार के नियम का अभाव होना, जो उत्तराधिकारी थे उनमें नियम बनाने की कुशलता नहीं थी, और जब नियम ही के अनुसार शासन नहीं चलता तो उसी से वो भी एक बड़ा कारण बनता है राज्य के पतन का। साम्राज्य का विभाजन और धीरे धीरे ऐसे ही साम्राज्य का बंटवारा होता चला गया और वो कई भागों में बंटना शुरू हो गया, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना मौर्य साम्राज्य के पतन का, ठीक है। चलिए, ये इतना ही था। हमारा मौर्य साम्राज्य यहाँ पर ख़त्म है, और इसके बाद राजनीति, शिक्षाएं कैसे थी वहाँ की, गांव पंचायत, वो सारी चीज़ें तो हम पॉलिटिकल में पढ़ लेंगे क्या कैसे होता है, ठीक है। ये हमारा मौर्य साम्राज्य यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चलिए, ठीक है, ये थी हमारी आज मौर्य साम्राज्य की क्लास। तो अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।